हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी सीडीपी की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। इससे रिलेटेड हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे और जो भी हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे क्वेश्चंस भी हम देखते चलेंगे। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी हम ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे हम अपने पुराने वीडियोस में करते आए हैं, यानी कि मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपको जो उत्तर सही लगता है, आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपने और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। सहानुभूतिपूर्ण, सेकंड तटस्थ, थर्ड नकारात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है अग्रोन्मुखी। तो बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें माता पिता की जो भूमिका होगी वो किस तरीके की होगी ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा 1 का हमारा ऑप्शन डी अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मन का मानचित्र संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मन का चित्र बनाने से, सेकंड ऑप्शन है आपका कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, थर्ड बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से एंड फोर्थ ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तो मन का मानचित्र इन चारों ही ऑप्शंस में से किससे रिलेटेड है ये बताना है आपको। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, सेकंड है अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, थर्ड शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो सीखने की विशेषताओं में नहीं आएंगे वो है आपका ऑप्शन सी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त हो सकता है। तो देखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना और यहाँ पे फोर्सफुली कहा जा रहा है कि सिर्फ शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे अधिगम या फिर सीखना हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए यह सीखने की प्रक्रिया की विशेषताओं में नहीं आएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, सेकंड है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिए जाएं, थर्ड वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जिसके कारण सीखना समृद्ध हो सकता है वो है ऑप्शन सी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, सेकंड है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, थर्ड ऑप्शन है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। तो इन चारों ही स्टेटमेंट्स में से, इन चारों ही कथनों में से जो सीखने को सही रूप में परिभाषित करता है वो है आपका ऑप्शन सी सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है कि यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है, थर्ड
नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। तो शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके होते हैं उसकी पुनरावृत्ति यानी कि उसका दोहराव और प्रत्यास्मरण शिक्षार्थियों की मदद करता है। और यह क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा 6 का हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि यह नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़कर सीखने को समृद्ध बना देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है कि अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सेकंड है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। थर्ड ऑप्शन है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक उस आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। सेकंड है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। थर्ड निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। एंड फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो चूंकि यहाँ पे बात की गई है जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की आयु के, यानी कि काफ़ी छोटे जब बच्चे होते हैं तो वो किस तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा 8 का हमारा ऑप्शन बी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, सेकंड तटस्थ, थर्ड नकारात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है अग्रोन्मुखी। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे तो भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अग्रोन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 10, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, सेकंड है नियमित विद्यालयों, थर्ड विशेष विद्यालयों एंड फोर्थ ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना की उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सेकंड है सही है, थर्ड सही हो सकता है एंड फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन से आपके स्व अनुशासन और नियंत्रण, सेकंड है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, थर्ड विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है भावात्मक, सेकंड आध्यात्मिक, थर्ड व्यावसायिक एंड फोर्थ ऑप्शन है आनुभाविक। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भावात्मक। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, सेकंड है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, थर्ड बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है एंड फोर्थ ऑप्शन है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी कि वह उसी कार्य को बार बार कर रहा है जिसके कारण से उसका उस कार्य के प्रति इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है और वह ऊब रहा है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 के अलावा भी सीटेट और कई सारे टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा।
14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? फर्स्ट ऑप्शन है समस्या के प्रति जागरूकता, सेकंड प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, थर्ड प्राकल्पना का निर्माण करना एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राकल्पना का परीक्षण करना। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पे बात की गई है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के फर्स्ट स्टेप की। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है समस्या के प्रति जागरूक होना। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सेकंड है सीखने की तत्परता, थर्ड ऑप्शन है आपका सक्रिय भागीदारिता एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। तो एक टीचर जो है जो ऐसा कर रही हैं वो खुद से कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देती और अपने स्टूडेंट से पूछती है और उसके लिए वो समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम को यूज करती हैं। तो वो किस सिद्धांत पे आधारित अपनी शिक्षण को आगे बढ़ा रही है? करेक्ट आंसर होगा 16 का आपका ऑप्शन सी, सक्रिय भागीदारिता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, सेकेंड ऑप्शन है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, थर्ड अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो जब आपका पहले का सीखा हुआ नई परिस्थितियों को नया सीखने में कुछ भी प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुनर्बलन, सेकंड ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, थर्ड व्यक्तिक भिन्नताओं एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्तता। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आपसे कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक एवं विद्यार्थियों के द्वारा समय की पाबंदी, सेकंड है शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार, थर्ड शिक्षक विद्यार्थी संवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। तो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट कारक है वो है आपका ऑप्शन सी, शिक्षक शिक्षार्थी संवाद। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की आनुवांशिकता, सेकेंड है सीखने की शैली, थर्ड बच्चों का परीक्षा परिणाम एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की आर्थिक स्थिति। तो सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बताना है आपको। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में सीखने की शैली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करता है। वह डैश अभिप्रेरित है। फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक रूप से, सेकंड बाह्य रूप से, थर्ड सक्रिय रूप से एंड फोर्थ ऑप्शन है बौद्धिक रूप से। तो चूंकि यहाँ पे क्लियर किया गया है कि मोहित जो है उसको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और वह उस पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं है, बाहरी दबाव नहीं है, इसका अर्थ ये होता है कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। बच्चों को पढ़ाने की जो इच्छा है उसके अंदर वो उसकी खुद की इच्छा है। इसलिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1, मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करता है, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको अनुशासित कक्षा,
सेकंड, सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने। थर्ड, सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता। एंड फोर्थ ऑप्शन है गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में रोजाना शिक्षण से अवकाश उपलब्ध कराने के लिए। सेकंड, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। थर्ड, विद्यालय कैलेंडर में सुनिश्चित क्रियाकलाप करने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए। तो एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को, अपनी पूरी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पे ले जाती है। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से उनका उद्देश्य क्या होगा ये बताइए। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ताकि वो खुद से उस चीज़ को देखे, अनुभव करे और उसको समझ सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सेकेंड है बाह्य कारक। थर्ड, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कर सकता है वो है आपका ऑप्शन 1, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, क्योंकि ये आंतरिक अभिप्रेरणा के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्य परिहार अभिविन्यास। सेकेंड है नैपुण्यता अभिविन्यास। थर्ड, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। एंड फोर्थ ऑप्शन है निष्पादन परिहार अभिविन्यास। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। सेकंड है मुक्त खेल के लिए समय देने। थर्ड, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी कोई काम कर रहा है तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो इसको पूरा ही करे, ठीक है। यदि वो किसी भी चीज़ को कर रहा है तो हम उससे ये अपेक्षा रखें कि वो सफल ही हो। तो ये जो है वो समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार नहीं बना सकता। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रयास व भूल विधि। सेकंड ऑप्शन है आपका अनुकरण विधि। थर्ड, व्याख्यान विधि। एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल विधि। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स की बात की गई है। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, खेल विधि, क्योंकि उस वक्त बच्चे काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो यदि वो खेल विधि से शिक्षण उनके लिए की जाए, उसकी व्यवस्था की जाए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और उनका मन भी लगेगा उसको करने में, यानी कि उनका इंटरेस्ट रहेगा और वो अच्छे तरीके से उसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वानुभव, यानी कि खुद का अनुभव। सेकेंड है स्वचिंतन। थर्ड, स्वक्रिया। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अधिगम के लिए स्वानुभव, स्वचिंतन और स्वक्रिया तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बालकों में अधिगम फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान को रटने से होता है। सेकेंड है पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है। थर्ड, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिया करके होता है। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किए जाए। सेकेंड है बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए। थर्ड, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चा उपर्युक्त सभी करे। तो इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए ये बताइए कि इन कब अधिगम प्रभावशाली होगी। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। जहाँ पे आपको
उपर्युक्त सभी मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सियोरिटी है आप सबको देख सकते हो या फिर आप सबको टिक करके चले जाओ। आपको देखना है कि सबसे बेस्ट वाला आंसर कौन है, फिर आपको उसे चूज करना है, क्योंकि यही होता है ना, सीडीपी हम लोगों को फंसा देता है। कभी कभी होता है ना कि हमको लगता है कि 2 आंसर सही है और हम उसमें से एक कर देते हैं और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमारा 1 मार्क्स जो होता है वो चला जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर ऑप्शन को अच्छे से रीड करिए और फिर आपको जो उत्तर सही लगता है उसे चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सेकंड है निरंतर गृह कार्य देते रहना। थर्ड, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, एक शिक्षक को, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। थर्ड है जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और कार्य के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो एक टीचर के लिए क्या बेस्ट रहेगा ये बताइए। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में देखना चाहिए या फिर लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। सेकंड है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। थर्ड, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको कि निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता रखने योग्य बनाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, एक पीटी यानी कि खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? फर्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सेकंड ऑप्शन है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। थर्ड, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास करवाना। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही होगा, क्योंकि यदि वो अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने खेल को सुधार पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती हैं कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाती हैं। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन हैं आपके आत्मसात, सेकेंड है निर्माण, थर्ड संक्रियकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है तर्कसंगत। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। सेकेंड है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। थर्ड है अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। इन चारों ही ऑप्शंस में से अधिगम को अधिकतम करने के लिए जो सर्वाधिक उचित है वो है आपका कि शिक्षिका को
अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली को पहचानना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अंतःपरक अनुदेशन है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। सेकंड है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। थर्ड, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतःपरक अनुदेशन जो है उसका अर्थ क्या है, पर्याय क्या है, तात्पर्य क्या है उसका। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना अंतःपरक अनुदेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आपका कि पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। थर्ड, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां कर रहे हैं तो एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर होने के नाते इन चारों ऑप्शंस में से आप क्या चूज करोगे ये बताइए। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत समायोजन, सेकंड सामाजिक व राजनीतिक चेतना, थर्ड व्यवहार परिवर्तन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य व्यवहार में परिवर्तन है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया आपसे कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉबेल, सेकंड जॉन डीवी, थर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड फोर्थ ऑप्शन है मैकडूगल। 40 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। समूह शिक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण। सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों की अनुपलब्धता के निबटने का एक उपाय। थर्ड, स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समूह शिक्षण क्या है। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा दिया गया शिक्षण समूह शिक्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का अस्थानांतरण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है सकारात्मक, सेकंड नकारात्मक, थर्ड शून्य एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का अस्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। सीखने के नियम दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेवलव ने, सेकंड स्किनर ने, थर्ड थॉर्नडाइक ने एंड फोर्थ ऑप्शन है कोहलर ने। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 44, सीखना है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, सेकंड है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, थर्ड व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोध और भय, सेकंड स्नेह तथा प्रेम, थर्ड उत्तेजना या भावों में उथल पुथल एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तेजना तथा भावों में उथल पुथल संवेग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है यथार्थता, सेकंड कल्पनाशीलता, थर्ड समन्वय एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण।
तो किसी भी कार्य को, किसी भी कौशल को सीखने की जो फर्स्ट स्टेज होती है, पहली अवस्था होती है, वो होती है आपका ऑप्शन डी, अनुकरण करना, कॉपी करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि ऐसा किन्होंने कहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लेटो, सेकंड अरस्तु, थर्ड रूसो एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉस। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रूसो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। सीखने के प्रकार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड, उसे दंडित करना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उसे दंडित करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। रुचि का संबंध है, फर्स्ट ऑप्शन है योग्यता, सेकंड अवधान, थर्ड ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रुचि का संबंध अवधान से है। क्वेश्चन नंबर 50। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा, सेकंड सीखने का अस्थानांतरण, थर्ड भग्नाशा एंड फोर्थ ऑप्शन है चिंता। तो जब हम सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय को अन्य परिस्थितियों में, अन्य सिचुएशन में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो यह सीखने का अस्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस टॉपिक के बचे हुए 103 क्वेश्चन हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।